दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप अपने बिजनेस, अपने संस्थान को प्रमोट करना चाहते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से, तो आप हमसे संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा मोबाइल नंबर पर संपर्क करना है। ये नंबर केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को चलने के लिए, किसी भी बिजनेस को तरक्की करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है उसका ऑडियंस। उसका ऑडियंस यानी कि लोगों को जानकारी। आप जो बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस का लोगों तक अगर जानकारी नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आपका बिजनेस लोग जानते हैं तो फिर आपका बिजनेस तरक्की करेगा बहुत जल्द। लेकिन सबसे जरूरी है लोगों को जानकारी होना, और लोगों को जानकारी दिलाने के लिए केडीबी लाइव आपका मदद करेगा। तो फिर आप अभी संपर्क करें हमारे केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर पर और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के बारे में जानकारी हासिल करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर के निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है। हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर के साजिश रची जा रही है, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी की दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। विधानसभा में स्थित अपने निजी कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को रोकने के लिए बिहार में विशेष तैयारी करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कहा कि गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को उतार करके महागठबंधन को हराने के लिए काम किया है, उससे साफ हो जाता है कि उनका क्या उद्देश्य है। अगर बीते विधानसभा चुनाव के बारे में बात किया जाए तो फिर एआईएमआईएम ने बीते विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, जब बाद के दिनों में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यूट्यूब से 3 चैनलों को बैन करने के लिए कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। इन यूट्यूब चैनलों को पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए जिम्मेदार माना है। इस साल सितंबर महीने में धार्मिक समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए सामग्री में छेड़छाड़ करने और फिर फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था। जब खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया था। जिन वीडियोस को बैन किया गया था उन्हें कुल मिलाकर के 1,30,00,000 लोगों ने देखा था। इनमें दावा किया गया था कि सरकार ने कुछ समुदाय के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। इससे पहले सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट को प्रतिबंध कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छपरा जहरीली शराब मामले को लेकर के अब मानवाधिकार की टीम मसरक पहुंच चुकी है। यहाँ ये टीम अपने तरीके से एक एक पहलू की जांच कर रही है। आपको बता दूं कि सरकारी डाटा के अनुसार यहाँ अब तक 43 लोगों की जान गई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 80 पार कर चुकी है। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के विपक्षी दलों द्वारा मुआवजा देने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर के आज पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना मंसूबा साफ कर दिया है। दरअसल राजधानी पटना से सटे पटना सिटी इलाके के गुरुद्वारा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा कांड को लेकर के कहा है कि शराबबंदी को लेकर के विपक्ष जो हंगामा कर रही है वह गलत है। जब सबकी सहमति से शराबबंदी लागू की गई है तो फिर इसका विरोध करना कहीं से भी उचित हो ही नहीं सकता है। इसके साथ ही यदि कोई गंदा
गंदा और जहरीली शराब पीकर के मरता है तो फिर इसको तो और अधिक प्रचारित करने की जरूरत है कि यदि इस तरह से पियोगे तो फिर मरोगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि देश के कौन सा हिस्सा में शराब पीकर के लोग नहीं मर रहे हैं। इसके अलावा मानवाधिकार की टीम की जांच को लेकर के कहा है कि उनको जरा संविधान को जानने की जरूरत है, यह हर चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि ये जो शराबबंदी कानून लागू है वह किसका अधिकार है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा समेत 38 जिलों में घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जहां आप ऑफलाइन के माध्यम के साथ साथ ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसके लिए आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में राशन कार्ड के द्वारा प्रयोग गरीब और फिर मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार द्वारा गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि का लाभ दिया जाता है। बिहार में APL, BPL और AAY 3 प्रकार के राशन कार्ड सरकार के द्वारा जारी होते हैं। जहाँ आवेदक के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.rconline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरें और दस्तावेज को अपलोड करें। आपका आवेदन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया सहित बिहार में स्नातक पास छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार साल 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन स्नातक योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन पैसों से छात्रों को 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। जहाँ आपको बता दूं कि मंगलवार को नीतीश सरकार के द्वारा 20,000 छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दिया है। इसके लिए विभाग के द्वारा 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल्द ही छात्रों के खाते में पैसे की राशि पहुंच जाएगी। दरअसल 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास करने वाले सभी छात्रों को सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि 2021 से 2022 में स्नातक पास करने वाले छात्राओं को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार में अमीनों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के लिए साल 2016-17 में जो संशोधन किया है उसके अनुसार 12वीं पास उम्मीदवार को भी इस पद के लिए योग्य माना गया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर के राज्य सरकार द्वारा दायर अपील और फिर चुने गए उन उम्मीदवारों के द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका जिनकी नियुक्ति इस पद पर चयन के बाद भी नहीं की गई थी, उस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। यह कोर्ट ने कहा है कि एकल पीठ ने साल 2013 के रूल्स के अनुसार ही उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। जब कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस पद पर किए गए नियुक्ति के लिए साल 2016-17 में किए गए संशोधन की जानकारी सिंगल बेंच को नहीं दी गई थी। इसके कारण कोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग की है कि वे अपने कैबिनेट और अपने आसपास के पदाधिकारियों का ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग शराब पीते हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार के नायक नहीं बन सकते हैं। छपरा शराब कांड की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसा करके सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौत हुई है, जहां उनके परिवार वालों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। पहले सरकार उनके परिवार वालों को मुआवजा दें, जब मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करें, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है, जिससे पूरा देश मर्माहत है। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत शुरू किया गया। कल राष्ट्रगीत क्यों नहीं हुआ, हम लोगों ने मिलकर के आपत्ति दर्ज कराया है। जिसकी भी गलती हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अपमान कतई स्वीकार नहीं होगा। यह सत्ता के लिए राष्ट्रीय एकता और फिर अखंडता को चुनौती देने वाले लोग भारत को कतई स्वीकार नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। 75,543 पदों पर बहाली के प्रस्ताव को नीतीश कुमार की सरकार की हरी झंडी मिल गई है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को इस फैसले पर अपनी मुहर भी लगाई है। इसके अलावा 13 अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बिहार में पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में बहाली की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। बिहार पुलिस में सीधे नियुक्ति के 48,447 और RSS के 19,288 पद समेत पुलिस कर्मियों के कुल 67,735 पदों को सृजित करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा डायल 112 के प्रथम चरण में पुलिस संवर्ग के 7,808 पदों के सृजन को भी नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन दोनों चरणों में बहाली जोड़ दिया जाए तो फिर कुल 75,543 पदों पर पुलिस विभाग में नियुक्ति होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जारी नगर निकाय चुनाव के बीच पहले चरण के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव में जहां कई प्रत्याशियों को जो दिग्गज राजनेताओं के परिवार से हैं या फिर उनके संबंधी हैं उनको भी हार का सामना करना पड़ा है, तो फिर वहीं कई नेताओं के खाते में जीत स्पेशल अंदाज में आई है। ऐसा ही एक जीत पटना से सटे दानापुर इलाके में एक प्रत्याशी को मिली है, जब फुलवारी शरीफ नगर परिषद में एक बार फिर से आफ्ताब आलम ने बड़े वोटों के अंदर से जीत हासिल की है। यही नहीं, इस प्रत्याशी की एक खास बात यह भी है कि इनकी 2 पत्नियां भी है और दोनों पत्नियां वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ी और दोनों पत्नियों ने भी जीत हासिल कर ली। एक पत्नी नाज़नी प्रवीण ने 15 नंबर वार्ड से निर्वाचित जीत हासिल की है, तो फिर वहीं दूसरी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी खलदा यूसुफ ने 17 नंबर वार्ड से अपनी जीत हासिल की है। यानी कि इस निकाय में जहां पति मुख्य पार्षद होंगे तो फिर वहीं दोनों पत्नियां वार्ड पार्षद होंगी। सभी ने अपनी जीत के बाद जनता का धन्यवाद देते हुए विकास करने की बात कही है। परिवार का कहना है कि चुनाव में वोट की सुनामी आ गई है, जब लोगों में इतना उत्साह था कि कहने लायक नहीं है। उम्मीद से ज़्यादा हमें वोट मिला है। हम जनता के बीच शुरू से हैं और उसी का परिणाम है कि आज जीत करके दोबारा आए हैं। हमें दोबारा जनता ने गले लगाया है। अब जनता के प्रति पूरी तरीके से डायरेक्ट जवाबदेह हो गए हैं। आफ्ताब ने कहा है कि जनता ने हमारी दोनों पत्नियों को भी जिताया है। एक पत्नी को निर्विरोध जिताया है जबकि दूसरे को जनता ने जिताया है। दोनों पत्नियों को पार्षद की जिम्मेदारी दी है जब मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली है और सभी जनता की आशा और फिर आकांक्षा पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे हम। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप परंपरागत खेती ही करते रहेंगे तो फिर उसमें तगड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जब परंपरागत खेती में भी बहुत सारी ऐसी खेती है जिनमें अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर आप सिर्फ गेहूं, धान, गन्ना लगा करके पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको कम मुनाफा होगा। वहीं अगर आप कुछ खास तरह की सब्जियां या फिर सलाद लगाते हैं तो फिर अच्छी कमाई कर पाएंगे। ऐसा ही एक सब्जी है खीरा, जिसका इस्तेमाल सलाद के रूप में होता है। आप चाहे तो खीरे की खेती कर सके मोटी कमाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक शानदार एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे खीरा की खेती की जाती है और आप इससे कैसे कमाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि खीरा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे साल डिमांड में बना रहता है। हर जगह आपको सलाद में खीरा मिल ही जाता है। इसकी कई किस्में होती हैं। ऐसे में खीरे की खेती पूरे साल की जा सकती है। हालांकि सीज़न के हिसाब से ही खीरे का बीज खरीदना ज़रूरी है, वरना उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप परंपरागत तरीके से खेती करेंगे तो फिर आपको कम ही मुनाफा होगा। हालांकि एक शर्त पर आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आप पॉली हाउस बनाकर खीरे की खेती कर सकते हैं, जिसमें आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और अच्छी क्वालिटी के खीरे मिलेंगे। जब पॉली हाउस में खेती का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप तापमान कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह साल भर में किसी भी वक्त कोई भी सब्जी लगा करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। खीरे की फसल करीब 2 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर कई महीनों तक फसल देती रहती है। 1 हेक्टेयर में खीरे की खेती से आपको करीब 500 क्विंटल की पैदावार मिल सकती है। अगर आप हाइब्रिड किस्म की खीरे की खेती करते हैं तो फिर आपको प्रति एकड़ 700 क्विंटल तक की पैदावार भी हो सकती है। कुछ विदेशी किस्म की खीरों की बड़े होटलों और फिर रेस्टोरेंट में अच्छी मांग होती है। आप चाहे तो फिर उन किस्मों की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन पहले होटल या फिर रेस्टोरेंट से संपर्क करके खीरे की सप्लाई के बारे में बात ज़रूर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में बिहार विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शराब पीने का आरोप लगाया। जहां राजद के एमएलसी के स्टिंग ऑपरेशन पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए सब स्टिंग ऑपरेशन में लगा हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, ऐसा करने से कोई मना किया है क्या?
जहाँ किसको बदनाम करना है ये एजेंडा एक जगह से फिक्स हो जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी भी स्टिंग ऑपरेशन करिएगा तो फिर शराब मिलेगा। स्टिंग ऑपरेशन करने से किसी को मना थोड़े ना किया गया है। या किसी भी राज्य में चले जाइए 100% कोई ठीक नहीं होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग की टीम भी एजेंडे के रूप में काम कर रही है। बीजेपी वाले ढकोसला कर रहे हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर के मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची है। मानवाधिकार आयोग के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार आए हैं तो फिर मध्य प्रदेश गए थे क्या? एजेंडा पर ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट, एनसीआर की रिपोर्ट इन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। अगर आए भी हैं तो फिर हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश गए थे क्या? बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले ये लोग कहां थे? जब बीजेपी सरकार में थी तो फिर क्या कर रही थी? मानवाधिकार आयोग की टीम एक एजेंडे के तहत बिहार आई है। इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। असल में बीजेपी वाले लोग सरकार के कामों को से घबरा गए हैं और अभी घबराहट में हैं। जन नौकरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज बिहार कैबिनेट ने 85,000 पद सृजित किया है। हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं। इसी बात से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। बीजेपी आईवास कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जहरीले शराब कांड में लगातार हो रही मौतों में अब थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन बिहार का सियासी पारा अब भी तेज है। इसी कड़ी में अब जेडीयू कोटे से मंत्री ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बीजेपी शासित कई राज्यों में भी जहरीले शराब से लोगों की मौतें हुई है, वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि विपक्ष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन जहरीले शराब मामले में उन्हें प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी में सभी ने एक मत से समर्थन किया था, आज जब अलग हुए तो फिर प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की भलाई के लिए शराबबंदी लागू किया है, इससे महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी लाभ मिला है। वही मुआवजे के सवाल पर लेसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभागीय मंत्री ने बातों को रख दिया है, इस मामले पर बार बार कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि खबर सहरसा से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां भीषण सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक जान चली गई है। ऑटो सवार महिला अपने पति से मुलाकात करने के लिए जेल जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना बनगांव थाना क्षेत्र की भैयाही पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक महिला की पहचान महिषी थाना क्षेत्र के निवासी विनोद चौधरी की पत्नी पिंकी देवी और फिर उसके दूध मुहे बच्चे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर पिंकी देवी अपने दूध मुहे बेटे के साथ ऑटो पर सवार होकर के जेल में बंद अपने पति विनोद चौधरी से मुलाकात करने के लिए जेल गई थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही हाईवा ने ऑटो को जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे के बाद दोनों की मौके पर ही जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि देश में हर दिन कई लोग निजी या फिर अन्य किसी कारण के चलते अपना जीवन खत्म कर देते हैं। भारत में 2021 में हर दिन 115 दैनिक वेतनभोगी और फिर 63 गृहिणियों ने आत्महत्या की है। 2021 में देश में कुल 1,64,033 आत्महत्या हुई है। यह लोकसभा में मंगलवार को सरकार ने जानकारी दी है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को बताते हुए कहा है कि साल 2021 में 23,179 गृहिणियों, 15,870 पेशेवर और वेतनभोगी व्यक्तियों, 1,898 सरकारी सेवकों, निजी क्षेत्र के उद्यम से जुड़े 11,431 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े 2,541 लोगों ने आत्महत्या की है, अपनी जान दी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल 13,014 बेरोजगार व्यक्तियों, 4,532 फुटक्कर कारोबारियों, 3,633 दस्तकारों तथा कृषि क्षेत्र के 10,881 लोगों ने अपनी जान दी है। इसके लिए लोकसभा में डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने प्रश्न किया था, जो किशनगंज के सांसद हैं, जिसके लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 5,318 किसानों के अलावा खेतीहार मजदूरों की सहायता से या फिर उनके बिना अपनी जमीन पर खेती करने वाले 4,806 लोगों, 512 खेतीहार मजदूरों ने आत्महत्या की थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में रबी फसलों की बुआई शुरू हो गई है। गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। देश के
सबसे बड़े रकबे में गेहूं की बुआई हो रही है। बारिश, बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गेहूं बुआई के बाद कुछ जगहों पर पैदावार भी देखने को मिल रही है। किसान इस समय गेहूं के बीमार होने से भी परेशान हो रहे हैं, जहां अब गेहूं में पत्तियों के पीले होने की समस्या देखने को मिल रही है। जहां तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गेहूं की पत्तियों के पीले होने के आखिर कारण क्या है। तो गेहूं की फसल को कम पानी की जरूरत होती है, जब पानी का अधिक लगना कई बार फसल पीला होने का कारण बन जाता है। दरअसल भारी जमीन में पानी सही ढंग से नहीं जम पाता है, जिससे इससे फसल की जड़ को हवा नहीं मिल पाती है। हवा न मिल पाने से जड़ों के ग्रोथ सही ढंग से नहीं होती है और पत्तियां पीला पड़ने लग जाता है। गेहूं की पत्तियों में पीलापन मैग्नीज की कमी के कारण भी देखने को मिलता है। जहां विशेषज्ञों का कहना है कि मैग्नीज की कमी आमतौर पर रेतीले जमीन में हो जाती है। रेतीले जमीन पर यदि गेहूं की फसल बुआई जा रही है तो फिर पत्तियां पीले पड़ जाती है। जहां इसमें गेहूं के पौधों पर पीले पीले धब्बे देखने को मिलते हैं। जब मैग्नीज की कमी पूरी करने के लिए मैग्नीज सल्फेट का छिड़काव विशेषज्ञों की राय पर ही करना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन की कमी का असर भी पत्तियों पर पीलेपन के रूप में सामने आता है। इसकी कमी से नीचे वाले पत्ते पीले होने शुरू हो जाती है। जहाँ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खेत में समय से छिड़काव करना चाहिए। जहाँ गंधक की कमी भी रेतीले जमीन के कारण हो जाती है। जी हाँ, गेहूं के ग्रोथ करने के टाइम सर्दियों में बारिश लंबे समय तक हो जाए तो फिर गंधक की कमी हो जाती है, इससे पत्तियां पीली हो जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर के छिड़ा विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में पठान को रिलीज न होने की बात बोली है। आपको बता दें कि बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी हुई थी, जिसको लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम भी लगाया था। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा के कदम पर भी अब बिहार के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल चल दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बारे में कहा गया है कि इस मूवी के निर्माताओं ने देश की सनातन संस्कृति को कमजोर करने की गंदी कोशिश की है। जब भगवा रंग सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आगे इस बारे में बोला है कि सूर्य का रंग भगवा है और ये आग का भी रंग है, जो ये बलिदान का रंग है। फिलहाल मेकर्स ने भगवा रंग को बेशर्म भी कह रहे हैं, जो बहुत ही गलत है और इस पर प्रश्न उठना चाहिए। एक्ट्रेस की शॉर्ट ड्रेस अश्लीलता को दर्शाती है। यही कारण है कि देश में अधिकतर लोग फिल्म के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर ने बोला है कि हम इस फिल्म को बिहार के थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता सिनेमाघर के बाहर इस मूवी का विरोध करने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 बीतने वाला है और कुछ ही दिनों में नए साल 2023 का आगाज़ हो जाएगा। ऐसे में अगर आप नए साल में घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बदलाव करें और साल के आखिरी महीने यानी कि चालू दिसंबर में ही ये काम शुरू कर दें। दरअसल मकान तैयार करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सरिया के दाम देश के कई शहरों में गिर गए हैं और नए साल में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के अनुमान जताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सही मौका है अपने हाउस कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्च को कम करने का। जी हाँ, लोग बड़ा सोच समझकर और फिर पूरा प्लान तैयार करके आज के समय में अपने सपनों का घर तैयार करते हैं। इस बीच देखने को मिलता है कि जमीन खरीदने पर भारी भरकम खर्च के बाद लोग मकान तैयार करवाने पर आने वाले खर्च का हिसाब किताब लगाते हैं और सरिया, सीमेंट, गिट्टी और ईंट से लोग लेकर के तमाम चीज़ों के सस्ते होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन यानी कि घर बनाने में होने वाले खर्चों में एक बड़ा हिस्सा सरिया, सीमेंट का होता है। अगर सरिया के दाम में गिरावट आती है तो फिर आपके कंस्ट्रक्शन का खर्च घट जाता है और इसके महंगे होने पर खर्च बढ़ जाता है। यह साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर 2022 में जो महीना चल रहा है, इस महीने में सरिया के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक कायम रहने की उम्मीद नहीं है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जहां अक्टूबर 2022 की तुलना में अभी भी सरिया के दाम बेहद कम है। तो फिर वहीं सिर्फ दिसंबर 2022 की बात करें तो फिर इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि नए साल में शायद सरिया इतना सस्ता ना मिले। अगर सरिया के दाम में इजाफा होता है तो फिर आपके खर्च में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इसे अभी सस्ते दाम में खरीदना फायदे का सौदा साबित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल में देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को केंद्र की मोदी सरकार तोहफा देने जा रही है। जब नए साल पर पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। इस योजना के तहत सरकार सालाना 3,000 रुपये
3 समान किस्तों में देती है। जहाँ सरकार इस पहल के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। जहाँ पीएम किसान योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। केंद्र की मोदी सरकार किसान वर्ग को खेती बाड़ी में लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाती है। इसके तहत मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ये रकम 2-2 हज़ार की 3 किस्तें में किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजी जाती है। जहाँ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक किसानों के खाते में 12 किस्त डाल चुकी है। जहाँ पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 12वीं किस्तें केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों के बैंक के खाते में डाल चुकी हैं। ऐसे में लाभार्थी को अब अगले यानी कि 13वीं किस्त का बेहद इंतजार है। अगले किस्त दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में पहुंच सकती है। वैसे इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा अब तक नहीं हुई है, सिर्फ अनुमान के मुताबिक आपको बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म पठान को लेकर के हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और फिर पदाधिकारियों ने पठान मूवी के पोस्टर पर पुतला फूंका। उन्होंने चेतावनी दी है कि फिल्म थिएटर में ये मूवी चलेगी तो फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने थिएटर संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि थिएटर में ये फिल्म चली तो अंजाम भुगतना होगा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मूवी पठान में भगवा रंग को अपमानित करने का काम किया गया है। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर के करणी सेना का बड़ा बयान सामने आया था। जहां सड़कों पर निकले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जहां शाहरुख खान और पठान फिल्म के पोस्टर जलाए गए, तो फिर वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने शाहरुख खान और फिल्म से जुड़े लोगों की मुंबई जाकर के पिटाई करने तक की बात कह दी। करणी सेना के जिला अध्यक्ष का कहना है कि इससे पहले बॉलीवुड में सनातन धर्म का अपमान करते हुए पद्मावत फिल्म बनाई गई थी, जिसके बाद करणी सेना ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पिटाई करके उन्हें सबक सिखाया था। इसी तरीके से अब शाहरुख खान और पठान फिल्म बनाने वाले की पिटाई करते हुए उन्हें सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पबजी गेम की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। इसकी लत आज भी कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर रही है। आपने सुना होगा कि पबजी गेम की लत में कई लोगों ने अपने परिवार वालों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई है, क्योंकि पबजी गेम खेलने के दौरान पश्चिम बंगाल के एक नाबालिग लड़की एक लड़के के साथ मध्य प्रदेश के शहडोल चली गई। पश्चिम बंगाल के देवीपुर 24 परगना की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को पबजी गेम खेलने के दौरान शहडोल के शिवा से दोस्ती हो गई। युवक लड़की को शहडोल ले जाया गया, जिसे सुहागपुर पुलिस ने उस बिछड़ी नाबालिग लड़की को उनके परिवार वालों से मिला करके मिसाल पेश की है। पुलिस के इस सराहनीय काम की हर कोई जम करके तारीफ कर रहे हैं। वहीं गुम हुई बेटी को पाने के दौरान परिवार वाले मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 50 साल पुराने सभी पुलों का तत्काल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। साथ ही हर महीने की 10 तारीख को इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने इस संबंध में NHAI और फिर NHIDCL से कहा कि ऑडिट में कमी पाए जाने वाले पुलों की तुरंत मरम्मत की जाए। साथ ही पुलों का लोड कम करने के लिए ट्रैफिक में कमी की जाए। इसके लिए अधिकतम 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। मंत्रालय ने ये कदम हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने और फिर बदहाल पुलों के ढहने की घटनाओं के बाद कदम उठाया है। जब मंत्रालय ने कहा है कि पुलों की मरम्मत और फिर रखरखाव के प्रस्ताव को इसी वित्तीय साल में मंजूरी मिलेगी। या साथ ही रखरखाव की प्रक्रिया पूरी होने के तक अस्थायी उपायों के जरिए पुलों और फिर लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दूं कि साल 2005 से लेकर के अब तक बिहार में 6210 पुलों का निर्माण किया गया है। इसमें 21 मेगा पुल, जबकि 11 से 71 पुल 60 मीटर लंबे हैं। वहीं 5018 पुल 60 मीटर से कम लंबाई के हैं। इसके अलावा इससे पहले जितने भी पुल बने हैं सभी की ऑडिट कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीती रात 12 बजे राजधानी पटना की सड़कों पर निकले और रात के 3 बजे तक पटना की सड़कों पर घूमते रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अस्थायी बनी रैन बसेरा को देखा और फिर वहां रह रहे लोगों से बात की। साथ ही लोगों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए अधिकारी को भी लेकर के चल रहे थे। अस्थायी रूप से बनाए गए रैन बसेरा में जाकर के तेजस्वी यादव काफ़ी खुश दिखे, क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। साथ ही तेजस्वी यादव को अपने बीच देख करके लोग काफ़ी खुश हुए।
तेजस्वी यादव आधी रात को पटना के सड़कों पर पैदल चल रहे थे, जहां साथ ही सड़क और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल दिए और कोई दिक्कत होती तो फिर उसे दूर करने के लिए पूरा भरोसा दिया। तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास से 12 बजे निकले और सबसे पहले न्यू सचिवालय के बगल में बनाए गए रेन बसेरा जाकर के जायजा लिया। वहीं आर ब्लॉक चौराहे पर ठंड में सड़क के किनारे सो रहे लोगों को कंबल वितरण किया। उसके बाद वहीं पर अस्थायी रूप से बनाया गया रेन बसेरा का निरीक्षण भी किया। तेजस्वी यादव वहां से सीधे गांधी मैदान पहुंचे और वहां बनाए गए रेन बसेरा में जाकर के लोगों से मुलाकात की। फिर गांधी मैदान के चारों तरफ घूम करके लोगों को कंबल वितरण किया। तेजस्वी यादव ने कंकरबाग, राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में लोगों को कंबल वितरण किया। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव आधी रात को पटना की सड़कों पर निकले हैं। इसके पहले भी वे कई बार पटना के अस्पतालों का आधी रात में औचक निरीक्षण कर चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के रोजगार और नौकरी की व्यवस्था में जुटी सरकार अब स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नौकरी और रोजगार देने की तैयारी में जुट गई है। इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 12,000 पदों पर बहाली भी हो चुकी है। बाकी पदों पर बहाली के लिए विभाग के अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं, जहाँ इसके लिए भी सरकार पद सृजित कर रही है। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव गांधी मैदान में स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मंगलवार को मिशन 60 के तहत अस्पतालों और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य योद्धाओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव ने कहा कि 2023 से 2028 यानी कि कुल 5 साल के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास का कार्य हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच में पता चला है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अस्पताल से 6 माह से अधिक समय से ड्यूटी से गायब हैं। विभाग को निर्देश दिया गया है कि गायब डॉक्टरों का विज्ञापन निकाल करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। मंत्री ने कहा है कि संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके प्रति भी सरकार सोच रही है। तेजस्वी यादव ने सभा में बैठे लोगों से कहा कि आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि कोई भी मरीज जिला अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहता है जब मरीज वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता है। इसकी परेशानी को देखते हुए मिशन 60 के तहत सुधार का काम तेजी से हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में महंगाई का जो हाल है उसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने जिंसों के वायदा कारोबार पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब जिन जिंसों के वायदा कारोबार पर बैन दिसंबर 2022 में खत्म होने वाला था, वह अब दिसंबर 2023 तक बना रहेगा। यही नहीं, सरकार ने महंगाई खास करके तिलहन के दामों को नियंत्रित रखने के लिए 7 जिंसों के वायदा कारोबार पर दिसंबर 2021 में 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। जब सरकार ने दिसंबर 2021 में जिन जिंसों के वायदा कारोबार पर बैन लगाया था उसकी मियाद आज खत्म हो गई। इसीलिए सरकार ने देर रात इस म्याद को 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने सोयाबीन, सोया तेल, धान, गेहूं, चना, सरसों और मूंग के वायदा कारोबार पर रोक लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया है। तो आपको बता दूं कि देश में खुदरा महंगाई भले पहले से नीचे आ गई हो, लेकिन ये अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के उच्चतम लक्ष्य यानी कि 6% के आसपास बनी हुई है। खुदरा महंगाई को बढ़ाने में खाद्य महंगाई दर की अहम भूमिका होती है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने इन जिंसों के वायदा कारोबार पर रोक लगाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। तापमान में अचानक गिरावट आने से चारों तरफ कोहरे की चादर छा गई है। इस वजह से लोगों को कहीं आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल हादसे से बचने के लिए रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है। पटना गया रेलखंड की कई जोड़ी ट्रेनों की रफ्तार पर धीमी कर दी गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हाँ, सीमांचल, मिथिलांचल और पटना के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह से ही कोहरे की चादर छाई गई। जब विजिबिलिटी भी कम हो गई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं पटना गया रेलखंड में कई जोड़ी ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कल तक स्थिति कुछ सामान्य थी, लेकिन आज से धुंध चारों तरफ छाया हुआ है। जब लोगों को सड़कों पर चलने में कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों के परिचालन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तापमान में गिरावट और फिर पछुआ हवा से ठंड बढ़ने लगी है, इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में कपकपा देने वाली ठंड लोग महसूस करने लगे हैं। आज कोहरे की चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है। आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है।
चारों तरफ से कोहरे ही कोहरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।